नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. मौर्य और आप देख रहे हैं जिसे ऑनलाइन ट्यूटर्स स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये 11 से लेकर के क्लास 12 तक हर एक चैप्टर्स में लगभग इसका यूज़ होता है और इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस वेक्टर को। वेक्टर क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्या है, व्हाट इज़ द वेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वेक्टर का जो पार्ट होता है, इस वेक्टर में हम लोग जानते हैं बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। ये 3 तरह की होती है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। ज़्यादातर लोग स्केलर और वेक्टर को जानते हैं, टेंसर को कम लोग जानते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ये किसी भी बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग जो वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ये 3 तरह की फिजिक्स में क्वांटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। यानी कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी होती है वह 3 तरह की होती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। इसको हम लोग डिपेंडेंसी के बेस पर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो डिपेंडेंसी के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको 2 तरह की क्वांटिटी मिलती है जिसको हम लोग फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। बट यहाँ पे हम लोग 3 तरह की क्वांटिटी पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटी में इसको हम हिंदी में भी डिफिनीसन बोलेंगे। जो लोग हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं वो लोग हिंदी में इसको नोट कर लेंगे, सुन करके लिख लेंगे। हम 2 बार रिपीट इसको करेंगे। सबसे पहले है स्केलर, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश। तो इसको क्या कहेंगे, लिखा है दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसका मतलब होता है वैसी क्वांटिटी जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अदिश राशि कहेंगे। कह सकते हैं वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पे मास है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है। यानी ये जो भी क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, यानी इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे करंट लिखा है तो करंट को हम लोग थोड़ा अच्छा से डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि करंट में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वो वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं अच्छा से। उसके बाद है पोटेंशियल यानी विभव। उसके बाद है टेम्परेचर जिसको तापमान कहते हैं या ताप कहते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस। ये जितनी भी क्वांटिटी होती है सभी के सभी क्या कहलाती है, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसके बाद है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी में 2 चीज़ होती है, एक होता है n और एक होता है u। n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इसको नंबर्स भी बोल सकते हैं हम। और जो u होता है उसका मात्रक होता है। जैसे मैं बोले 5 kg तो 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा एक नंबर जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और जो u हो जाएगा kg वो क्या हो जाएगा आपका मात्रक। तो यहाँ पे 5 kg में 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg आपका यूनिट है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना चाहें, घटाना चाहें तो बिल्कुल भी किसी नियम को फॉलो न करते हुए, सिर्फ अलजेब्रा नियम का फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी को। किसके द्वारा,
अर्थमेटिक अलजेब्रा, यानी जो भी अर्थमेटिक अलजेब्रा है इसके द्वारा हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? कह रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है कि इसको पढ़ेंगे हिंदी में सदिश राशि, कहेगा वैसी राशि जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो तथा वह सदिश के योग का नियम का पालन भी करता हो, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो इस तरह से इसका डिफिनीशन हो जाएगा। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, इम्पल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद से टर्क। इसको हिंदी में बोले तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, इसका हो जाएगा संवेग, इसका हो जाएगा वेट का भार, उसके बाद से आवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, और इसका हो जाएगा कोणीय संवेग, और इसका हो जाएगा बल आघूर्ण। इस तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं। लिखा है ऑल क्वांटिटीज आर एक्सियल वेक्टर। ये जो भी क्वांटिटी होती है सभी में एक्सियल वेक्टर होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे 3 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर, और उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो हम जानते हैं कि सिंपली हम जब इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर, तो इधर 7 एम्पियर ही जाएगा। लेकिन अगर इसको वेक्टर के नियम से हम लोग बनाते हैं तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो है रिजल्टेंट वेक्टर, और यहाँ पे एक वेक्टर को p मान ले, एक को q मान ले, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की cos थीटा। ये वेक्टर एडिशन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे p का वैल्यू एक 3 लेंगे, q का वैल्यू एक 4 लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 2 इंटू 3 इंटू 4 ये आ जाएगा 6, 6 4 जा 24। लेकिन यहाँ पे क्या है? 90, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 90 cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए हो जाएगा आर स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। और 25 का जब यहाँ पे इसका रूट अंडर होगा तो ये हो जाएगा 5, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 5 अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ। लेकिन यहाँ पे जो सिंपली हम लोग अलजेब्रिक मेथड से यहाँ पे जोड़ देते हैं 7 एम्पियर, ये क्या होता है? ये डिनोट करता है कि ये कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अबव एग्जाम्पल करंट डू नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ, सो करंट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी। तो तुमसे कोई पूछे कि बताओ टेंसर क्वांटिटी क्या है, तो कह सकते हैं वैसी राशि जिसके पास परिमाण हो, दिशा हो, लेकिन वह वेक्टर एडिशन के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए एक वैल्यू लिखा गया है, cos 90 का 0 होता है, cos 0 का 1 होता है, cos 90 का 1 होता है, cos 0 का 0 होता है। ये बात को याद रखना। उसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको हम सिंबल के द्वारा क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। रहे कि बी पुट अप एन एरो ओवर द लेटर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सच एज वेलोसिटी, एरो मार्क रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव डायरेक्शन
एंड लेटर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करते हैं, एरो देते हैं, तो जो एरो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का दिशा क्या होगा, तथा जो लेटर होता है यह डिनोट करता है कि वो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है, तो देखिए जो भी लिखा गया है ये भी क्या डिनोट कर रहा है, ये भी डिनोट करेगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, और उसके ऊपर जो डायरेक्शन है ये बता रहा है कि वो क्या है, उसमें दिशा है, दिशा है, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा नंबर है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यह क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक एरो हेड लेंगे, इस एरो हेड को हम लोग बोलेंगे वेक्टर। तो जो वेक्टर होता है उसके जो सबसे आगे वाले, जिसको हम लोग एरो हेड बोलते हैं, तो जो एरो हेड होता है जिसको एंड पॉइंट बोलेंगे, तो यहाँ पे एंड पॉइंट को हेड भी बोल सकते हैं। तो जो हेड होगा वो एरो पॉइंट को, यानी जो ये डायरेक्शन है इसको डिनोट करेगा, और यहाँ पे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, और उसकी जो लेंथ होगी एरो की, यह क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसका ये क्या होगा, तो उसका ये मैग्नीट्यूड होगा, यानी परिमाण होगा। उसके बाद से लिखा है लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड वाइल एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। कह रहा है कि इसका जो एरो हेड होगा वह दिशा को निरूपित करेगा, जबकि ये जो तीर की लंबाई है यह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के प्रकार। तो वेक्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे कि इसको कैसे निरूपित करते हैं। निरूपित करने के लिए दो तरीका है, एक है सिंबॉलिक फॉर्म और एक है ग्राफिकली मेथड। सिंबल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो देंगे तो एरो दिशा बताएगा, और जो लेटर होगा वो क्या बताएगा, उसकी मैग्नीट्यूड को बताएगा। दूसरा है ग्राफिकली मेथड, जो उसको एक तीर की जो लंबाई होगी वह उसकी मैग्नीट्यूड को बताएगी, और जो उसका नोक होगा उसका डायरेक्शन को बताएगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। सबसे पहला है पैरेलल वेक्टर, जिसको समानांतर सदिश भी बोलते हैं। तो ये समानांतर सदिश क्या है, कह रहा है कि दोज वेक्टर विच हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। कह रहा है कि वैसा सदिश जिसके पास समान और असमान परिमाण बट हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। कह रहा है कि वैसा सदिश जिसके पास समान और असमान परिमाण हो लेकिन एक ही ओर यानी सेम डायरेक्शन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समानांतर सदिश। तो बोल सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव equal on or equal magnitude but have the same direction are called parallel vector। यानी वैसा सदिश जिसके पास समान और असमान परिमाण हो लेकिन एक ही दिशा हो, उसे हम क्या कहेंगे, समानांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है उसको एक बॉक्स के अंदर यानी इस मोड के अंदर रखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम दो लाइन खींच करके और उसके अंदर रख देंगे, उसको मोड बोलते हैं इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये क्या है, तो ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेक्टर ए है वो छोटा है, वेक्टर बी है वो बड़ा है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वह इसकी लेंथ पर निर्भर करती है। तो इसकी लेंथ छोटा है और इसका लेंथ बड़ा है, इसलिए ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं ए नॉट इज इक्वल टू बी बट हैव द सेम डायरेक्शन।
लेकिन इसके पास दिशा क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। कह रहा है कि एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। अगर दो सदिश समानांतर हो, पैरेलल हो, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 0 के बराबर ही होता है। यानी ये पैरेलल अगर बी होगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी विल बी 0 डिग्री। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमानांतर सदिश। यानी यह जो होता है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। तो कह सकते हैं दोज फैक्टर विच हैव द इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स बट हैव द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। वैसी राशि, वैसी सदिश जिसमें समान और असमान परिमाण हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है आवाज़ में, इससे डरने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो लिख रहा है कि दोज वेक्टर विच हैव द इक्वल ऑन और इक्वल मैग्नीट्यूड बट द सेम अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये है इस दिशा में और बी है उसके अपोजिट दिशा में। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ए का मैग्नीट्यूड हो बी के बराबर हो, ए अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो दिशा होगी हमेशा एक दूसरे की विपरीत होगी, तो इसे हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ए का जो मैग्नीट्यूड है बी के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका दिशा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा, और जब दिशा दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होता है तो इसके बीच का जो एंगल होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। When two vectors are opposite to each other, then angle between the both vector will be 180 degree. Next, थर्ड, इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब होता है समान, एक समान। कह रहा है कि दोज वेक्टर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। वैसा सदिश जिसके पास समान परिमाण और समान दिशा होता है उसे समान सदिश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और जो इसका डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, इसलिए इसके बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। कह रहा है कि पैरेलल वेक्टर में बी इक्वल वेक्टर बट इक्वल वेक्टर मस्ट बी पैरेलल वेक्टर। कह रहा है कि पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकता है, क्योंकि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम कर दे तो पैरेलल जो होगा वो इक्वल हो सकता है, लेकिन जो इक्वल होगा वो हमेशा ही क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्योंकि पैरेलल वेक्टर का यही हम लोग पढ़े थे कि वैसा सदिश जिसका समान और असमान परिमाण हो लेकिन दिशा क्या हो, एक ही ओर हो, तो उससे हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि जिसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, उधर ही मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका डायरेक्शन भी क्या हो, डायरेक्शन भी एक ही ओर, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे समानांतर, ये समान सदिश। उसके बाद से है अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत और निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए वेक्टर विच हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। कह रहा है कि जिसके पास समान परिमाण और असमान और दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपोजिट वेक्टर, या उसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल सुबह इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।